नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। एक नारा जिसका इस्तेमाल कभी अंग्रेजों से जंग लड़ने पर हुआ, आज उसी नारे पर देश में एक अंदरूनी जंग छिड़ी हुई है। एक पक्ष ये मानता है कि भारत माता की जय बोलने से देशभक्ति का भाव भरता है, दूसरा कहता है कि उसका मजहब जय कहने की इजाजत नहीं देता, देश को मां कहने की इजाजत नहीं देता। इस जंग में रोज नए खिलाड़ी कूद रहे हैं। स्वामी रामदेव वैसे तो योग गुरु हैं, इधर देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। बयान देकर इसी मुद्दे पर दोनों ने नया विवाद खड़ा कर दिया। आइए बता दें कौन से हैं वो 5 सवाल जिन पर आज हम करेंगे हल्ला बोल में चर्चा। पहला सवाल यही होगा कि भारत माता की जय के लिए क्या धमकाने की नीयत अपनाई जा सकती है? क्या लोकतंत्र में ऐसे धमकाने की इजाजत है या फिर सीमा लांघ रहे हैं ये दोनों? लाखों गर्दन काटने की योग गुरु ने आखिर धमकी क्यों दी और कैसे दे दी? जय नहीं बोलने पर देश में रहने का हक आखिर क्यों नहीं है? ये तीसरा सवाल हम पूछेंगे। इसी के साथ चौथा सवाल यह भी होगा कि चुनावी फायदे के लिए क्या नेताओं ने जय पर जंग छेड़ दी है? क्योंकि इससे पहले जब बिहार में चुनाव थे तो याद रखिए बीफ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब खूब बयान देते थे। भारत माता की जय बोलकर देशभक्ति साबित होगी क्या? एक बार फिर से वही आखिरी सवाल कि देशभक्ति का सर्टिफिकेट और उसके लिए पास किए जाने वाला लिटमस टेस्ट क्या सिर्फ यही है कि भारत माता की जय बोलो फिर उसकी आड़ में कुछ भी कर सकते हैं आप? इन्हीं तमाम सवालों पर करेंगे चर्चा। कई खास मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। इस देश में कानून है कि क्या हम तो लाखों की गर्दन काट सकते हैं। किसी योग गुरु और सन्यासी के मुंह से निकलने वाली ये सबसे कड़वी बात थी, जिसकी न देश को जरूरत है न सरकार को। लेकिन देशभक्ति के एक नारे को गले से बांधकर घूमने वालों ने तय कर लिया है कि जबरन भारत माता की जय कहलाकर ही दम लेंगे। हालांकि बाबा रामदेव का बयान सीधे असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर निशाना था, जो दूसरी तरह का हट करके कुछ और साबित करने की कोशिश में थे। मैं नहीं लगाता नारा, क्या करते आप? मेरे गले पे छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है भारत माता की जय बोलना। हिंदुस्तान के भारत माता की जय पर जगह जगह जंग छिड़ी है। बाबा रामदेव से पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कह चुके हैं कि जो जय नहीं कहते वो अपना रास्ता ना या देशातल्या कोट्यवधी लोकांचे मत आहे की भारत माता की जय या देशात म्हणावंच लागेल, आणि जे लोक भारत मातेचा जय जयकार करत नाही त्यांना देशात राहण्याचा अधिकार देखील नाही। मला आनंद वाटतो या देशामध्ये भारत माता की जय हा कुठल्या धर्माचा नारा नाहीये। भारत माता की जय को लेकर तकरीबन पूरे उत्तर भारत में जुबानी जंग चल रही है। तर्कों के तीर चलाए जा रहे हैं। किसी के लिए ये सारी बयानबाजियां देश का भारत माता की जय के पक्षकार और विरोधी अपने अपने तर्कों के तट पर खड़े हैं। बीच में विवादों की नदी बह रही है। अब तो चूंकि इसके खिलाफ फतवा भी जारी हो गया है, इसलिए बहस और गर्म है। बहस लोकतंत्र में होती रहे, लेकिन बात गर्दन काटने और कटवाने पर न आए तो बेहतर। आज तक ब्यूरो। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आपका परिचय उनसे करा दें। संबित पात्रा जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। खास मेहमान कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ संजय निरुपम जी जुड़ गए हैं। अबू आसिम आजमी साहब जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश सिन्हा जी संघ विचारक भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूँ संबित पात्रा जी। कल तक आप ही टेलीविजन पर बैठकर हमें समझाते थे कि कोई दबाव नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र के चुने हुए मुख्यमंत्री तो धमका रहे हैं, कहते हैं देश में नहीं रह सकते अगर आप ये नारा नहीं लगा सकते। और बाबा रामदेव की तरफ से अगर आप चूज करें उनकी बात को डिफेंड करने के लिए तो उनका सवाल भी मैं आप ही से कर लूं। नहीं अंजना जी, बाबा रामदेव के लिए मुझे लगता है आपको पतंजलि योग से प्रवक्ता बुलाना चाहिए था। मैं वो देख नहीं रहा हूं। मैं फडणवीस जी के लिए और भाजपा के लिए जरूर बात करूंगा। हाँ। देखिए, जहां तक देवेंद्र फडणवीस जी की बात है, आप उस व्यक्ति के चरित्र को, उस व्यक्ति के बॉडी लैंग्वेज को देख लीजिए। वो किसी को धमका सकते हैं क्या? वो कभी धमका ही नहीं सकते हैं। जिस मासूमियत के साथ डेवलपमेंट के काम को वो अंजाम दे रहे हैं महाराष्ट्र में, उस व्यक्ति के लिए ये शब्दों का प्रयोग करना कि वो धमका रहे हैं, मुझे लगता है बिल्कुल अनुचित है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं। मासूमियत
मैं उनको मासूम मानता हूं, मैं बिल्कुल उनको मासूम डेवलपमेंट ओरिएंटेड लीडर मानता हूं। और आज हिंदुस्तान की जनता जो टेलीविजन के ऊपर देवेंद्र फडणवीस जैसे चरित्र को, व्यक्ति को देखता है, यही भाव उनके मन में आता है। ये जो मुझे लगा, मैंने कहा ठीक है जी, मासूम महाराष्ट्र के मासूम नेता मुख्यमंत्री, ठीक है सर, बिल्कुल मासूमियत उनके व्यक्ति। आपकी पहली दलील पर ही पहले बहस कर लेते हैं ना सर। सर आपने डिफेंस में सबसे पहली लाइन जो कह रही है वो अपने आप में विवादास्पद है। आप कह रहे हैं कि वो मासूम है इसलिए वो ऐसा नहीं कहते हैं, तो अब यहीं पर चर्चा को आगे लिए चलते हैं। संजय निरुपम जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मासूम है इसलिए वो ऐसी बात नहीं कह सकते। कर दूं अगर 20 सेकंड में तो संजय निरुपम जी को आसानी हो जाएगी। मैं सिर्फ 20 सेकंड लेके कंप्लीट कर दूं, कर लीजिए सर, कर लीजिए जी, कर लीजिए संजय निरुपम जी, आपकी अनुमति हो तो 20 सेकंड। देखिए, मेरा ये कहने का तात्पर्य था कि अगर उन्होंने कहा जो हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे हैं, तो याद रखिए बड़ा इमोटिव इशू है। खुद उन्होंने क्लैरिफाई किया कि 50 मिनट का भाषण मैंने दिया, 2 लाइन आप लोगों ने सुनाया। मैं इसको रिलीजियस इशू नहीं बनाना चाहता। ये हिंदू बनाम मुस्लिम नहीं है। जो भी व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, अगर भारत माता के प्रति सम्मान नहीं रखता है तो स्वाभाविक रूप से हमारे दिल को ठेस पहुंचता है और हम उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि उचित नहीं है। कोई वो वीजा सेंटर खोल के लोगों को देश से बाहर थोड़ी भेज रहे हैं। ये एक तरीका कहने का, उन्होंने एक लाइन कहा है। 50 मिनट उन्होंने केवल लातूर जिला, उन जिलों के बारे में बातचीत की है जहां जल पहुंचाना है, जहां जो ड्रॉट लाइक सिचुएशन है किस प्रकार से रिलीफ देना है, उस विषय पे चिंता नहीं हो रही है। हम चिंता कर रहे हैं एक लाइन पे जो वो मीन नहीं करते थे। मुझे कभी कभी संबित जी हैरत होती है जी, आप भी थकते नहीं हैं इस तरह की दलीलों को दे देकर। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है सर। एक ऐसा हुनर है जिसके आगे सबको सलाम करना चाहिए। कई बार लगता है कि चुपचाप बैठकर टेलीविजन पर आप जैसे प्रवक्ताओं को सुन जाए देश, तो शायद सभी समस्याओं का हल हो जाए, अगर वाकई बातें इतनी आसान होती। जवाब दूं मैं? संजय निरुपम जी, देखिए, ऐसा है, महाराष्ट्र सरकार को लगभग 1.5 साल से ज्यादा हो गए। हर मोर्चे पे ये सरकार फेल हो गई। आधा महाराष्ट्र इस समय सूखे की चपेट में है। लोग पानी के बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। किसानों की आत्महत्या की दर बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। 1.5 साल में लगभग 4000 से ज्यादा किसान सुसाइड कर लिए। ऐसे में मुख्यमंत्री या भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए जानबूझ के ये मुद्दा उठा के लेके आ रही है। नासिक में जो उनका भाषण था, जो उनके अधिवेशन में दिया हुआ भाषण है, निश्चित तौर पर उस भाषण पे पूरे मीडिया का ध्यान था। उसमें हो सकता है उन्होंने सूखे की चर्चा की होगी, लेकिन जब सूखे से पूरा महाराष्ट्र प्रताड़ित है, परेशान है, तब भारत माता की जय जो नहीं बोलेगा उसको देश में रहने का हक नहीं है। इतना आक्रामक और इतने उग्रवादी बयान मुख्यमंत्री को नहीं देना चाहिए था और मैं इसकी निंदा करता हूं। अब मुख्यमंत्री जो सफाई देते फिर रहे हैं, उसका कारण यह है कि 4 दिन पहले आरएसएस के प्रमुख ने स्वयं कहा था कि जोर जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि लोगों ने उनसे पूछा कि भाई, महबूबा मुफ्ती जिसके साथ आपकी बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, उसके सामने भारत माता की जय करने का कुछ शर्त रख रहे हैं क्या? तो आरएसएस सख्ते में आ गई। उसके बाद उन्होंने पलटी खाया। अब मुख्यमंत्री जी बोल करके स्वयं फंसे पड़े हैं। संजय जी, फिर बीजेपी का क्यों साथ दिया जब वारिस पठान को यह नारा नहीं लगाने पर विधानसभा से निलंबित किया जा रहा था? देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा में जो हुआ वो निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण था। हमारे कांग्रेस के साथियों ने जो मदद किया वो भी गलत था। बाद में कांग्रेस ने स्वयं उस गलती को संशोधित किया है कि जी नहीं, इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बोलता है ये तो गलती नहीं होती संजय निरुपम जी। देशभक्ति की भावना का, इसको दोहरा मापदंड कहते हैं सर। भावना का प्रदर्शन करने के लिए ये गलती नहीं कहलाती। कंप्लीट कर लेने दीजिए, आप बोलिए ना अपनी बात। ये गलती नहीं। 1 मिनट अंजना जी, 1 मिनट मैं कंप्लीट कर लेता हूं जरा सा। 1 मिनट, ठीक है, गलती नहीं हो सकती, मैं आपकी बात मान रहा हूं। देशभक्ति की भावना का प्रकटीकरण करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ भारत माता की जय बोला जाए। खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। तो ये जबरदस्ती करने की परंपरा शुरू किसने की? आरएसएस ने, बीजेपी ने, और अब ऊपर से बाबा रामदेव भी चढ़ गए, जो योग सिखलाते थे, गुरुजी हैं, सन्यासी हैं, कहते हैं कि मैं गर्दन काट दूंगा। ऐसे योगियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जेल में डालना चाहिए ऐसी धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल करने के लिए। क्या होना चाहिए बाबा रामदेव के खिलाफ इस बयान पर? इस पर मैं सबसे प्रतिक्रिया चाहती हूं आशुतोष जी, आपसे शुरू करते हुए। देखिए, बाबा रामदेव ने जो कहा है वो कानून की नजर में अपने आप में अपराध है और उनकी
सजा और उनकी सजा जेल है, उनके अलावा कहीं उनको रहने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं क्या पहली बार इस तरीके के संगठन के लोगों ने बात की? आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश के एक बीजेपी के एमएलए थे, एक पार्टी के सदस्य थे, उन लोगों ने क्या किया और उन लोगों ने किस किस तरीके के बयान दी कि गर्दन को लटका दिया जाए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सामने। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस गिरिराज सिंह ने क्या कहा था, आपको याद है चुनाव के दौरान, कि भाई जो मोदी को वोट नहीं देगा उसकी जगह पाकिस्तान के अंदर होगी। फडणवीस साहब क्या कहते हैं? तो एक सोची समझी रणनीति के तहत ये लोग एक ऐसा उन्माद का माहौल पैदा करना चाहते हैं जहां लोग अपनी बात कहने से बचे और जो ये सोचते वही बात कहें। भैया जी जोशी क्या कह रहे हैं कि जनगण मन अधिनायक को हम पीछे कर देंगे, अब तिरंगा को सैल्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवा लेकर आएंगे। गलत बात। ये कौन सी मानसिकता है? ये मानसिकता है इस देश के संविधान को पूरी तरीके से खत्म करके इस देश के ऊपर फांसीवाद लादने की। और मैंने बड़े ध्यान से 3 मिनट 52 सेकंड का भाई समित पात्रा का उद्बोधन सुना है। वो कह रहे हैं कि चूंकि मुख्यमंत्री जी विकास का कार्य, पहली बात है कौन सा विकास का कार्य करें महाराष्ट्र के लोग जानते हैं, इसलिए उनकी मासूमियत तो देखिए। अरे संवित जी, हम तो आपकी मासूमियत पर फिदा है दोस्त। जिस मासूमियत के साथ आप लोग इस देश की संविधान के साथ आप गलत काम कर रहे हो, व्यवहार कर रहे हो, वो इस देश की जनता देख रही है। आप इस देश के जनगण मन को बदलना चाहते हो, आप इस देश के तिरंगा झंडे को बदलना चाहते हो। करता हूं, कहां बदलना चाहते हैं जनगण मन को? तो आप लोग हो, कहां बदलना चाहते हैं? आप लोग असली देशद्रोही दरअसल कहां बदलना चाहते हैं? आप भाषण मत दीजिए कि भैया जी जोशी का बयान हमने सुना और पढ़ा कि तिरंगे को बदल दो, जनगण आप बिल्कुल गलत मत बोलिए, बिल्कुल गलत। देखिए आप पढ़ा भी डिबेट करेंगे आप भैया जी जोशी जी के गलत बयान जो उन्होंने बोला नहीं है उसको गलत तरीके से यहाँ मत भैया जी जोशी अंजना जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप देश की जानी मानी एंकर हैं, अगर गलत फैक्ट्स रखा जाए तो आप उसको आप ऑब्जेक्ट करिए। कहा भैया जी जोशी जी ने कहा कि जनगण मन को हम हटा देंगे? कहा भैया जी जोशी? भैया जी जोशी ने जो कहा है मैं दरख्वास्त करती हूँ कि वो पर्टिकुलर बाइट अगर निकल सके तो उसको निकाल लें, जैसे ही वो सामने आएगा तो दर्शकों को सुनाएंगे। लेकिन अब बहस में अन्य लोगों को भी आशुतोष जी में शामिल एक लाइन में सर, एक लाइन में, क्योंकि अब अन्य लोगों को शामिल करना होगा। मैं कहना चाहता हूं कि बीजेपी की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि भैया जी जोशी को डिफेंड करना चाहते टीवी चैनल के सामने, जिन्होंने सरदार पटेल के सामने ये कहा था कि हम कभी राजनीति के अंदर नहीं आएंगे। ऐसे संगठन को बीजेपी राजनीति बिल्कुल नहीं, क्यों उसको डिफेंड करना चाहती है? मजबूरी आज ऐसी कोई बात नहीं कही गई थी। और दूसरी बात है भैया जी जोशी ने क्या कहा? भैया जी जोशी जी ने कहा जनगण मन और वंदे मातरम दोनों ही सम्मानित है। आप मुझे बोलने दीजिए, आप नहीं है। एक सेकंड सर, मैं आपको बोलने दे रहा हूं, मगर आप गलत फैक्ट रख रहे हैं। आप बीच में बोल रहे हैं, आप बीच में बोल रहे हैं। समित पात्रा जी आप बीच में बोल रहे हैं, मैं बीच में नहीं बोलता। अगर मैं आपसे ज्यादा तेज बोल सकता हूं और आपको चुप भी करा सकता हूं, ठीक है, बिल्कुल। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस आरएसएस ने सरदार पटेल को ये शब्द दिया था, गुरुजी गोलवालकर ने चिट्ठी लिखकर कहा था कि आरएसएस कभी राजनीति के अंदर नहीं आएगी। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि आरएसएस के तमाम प्रवक्ता राजनीतिक मसलों पर टीवी चैनल्स पर आकर भाषणबाजी क्यों करते हैं? क्या उन्होंने सरदार पटेल के साथ धोखा किया या वो कहें कि हम राजनीति के अंदर हैं? और बीजेपी के प्रवक्ताओं की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वो आरएसएस के लोगों को? मैं 10 सेकंड लेना चाहूंगा। राकेश जी मैं चाहती हूँ संघ की बात पर आप भी जवाब दें। एक सेकंड, और चूंकि संबित पात्रा जी संघ को डिफेंड कर रहे हैं तो आप भी देवेंद्र फडणवीस की मासूमियत पर कुछ बोल सकते हैं। नहीं आऊंगा। एक सेकंड, एक और जानकारी जवाब दीजिए, क्या गुरुजी गोलवलकर ने सरदार पटेल को ये शब्द दिए थे या नहीं दिए थे? राकेश जी जल्दी से। गुरुजी गोलवलकर ने सरदार नहीं दिए थे, नहीं दिए थे। ये सवाल पूछा गया था। एक सेकंड राकेश अंजना जी ये डिबेट, अंजना जी मैं इसका जवाब देता हूं आशुतोष जी को, बड़े सम्मान के साथ उनको कहना चाहता हूं, बीच में हस्तक्षेप वो ना करें। इस देश में आजादी के बाद पहली बार गणतंत्र दिवस को पर हल्ला बोलने वाली पार्टी, जिस पार्टी ने कहा हम गणतंत्र दिवस को नहीं होने देंगे, जाकर धरना पर बैठ गए, उस पार्टी को कम से कम नैतिकता का उपदेश आरएसएस को देने की आवश्यकता नहीं है। आज तो जी सुन लीजिए, पूरे देश ने आंसू बहाकर देखा था अरविंद केजरीवाल 26 जनवरी से पहले। मैं दे रहा हूं, मैं आ रहा हूं। आप क्यों दुखती रख पर मैं जब हाथ रखता हूं तो क्यों आप एकदम उत्तेजित हो जाते हैं? आशुतोष जी आप नहीं थे उसके भागीदार, मैं जानता हूं। दूसरी मैं जानता हूं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या सरदार पटेल ने शर्त रखी थी या नहीं रखी थी? आप लोग क्यों टीवी आशुतोष जी और क्यों नहीं जब आप IG7 में थे तो मैं आपके सवाल का जवाब देता था। अभी मैं अंजना जी का जवाब दूंगा, पहले अंजना जी का मैं जवाब दे दूं। देखिए
आरएसएस भारत माता पर एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कोर्स चाहता है। मोहन भागवत जी ने साफ तौर पे कह दिया, और हम चाहते हैं कि राष्ट्रवाद पर डिस्कोर्स हो। भारत माता की जय एक एम्प्टी स्लोगन नहीं है, उसके पीछे लैंड, पीपुल और कल्चर तीनों है। जो लोग लैंड, पीपुल के साथ कल्चर को छोड़ देना चाहते हैं, संविधान के अधिकारों के साथ भारत को अपनाना चाहते हैं, जो भारत को माता मानने के लिए तैयार नहीं है, वो पूरी भारत माता की जो अवधारणा स्वतंत्रता संग्राम में बनी, जिसको अरविंद केजरीवाल हर सभा में भारत माता की जय का नारा लगाकर संघ के स्वयंसेवकों को आकर्षित करना चाहते हैं। आजादी की लड़ाई में थे ही नहीं कभी। अरे मैं सुन लीजिए, मुझे मजबूरन एक ब्रेक के लिए रुकना ही पड़ रहा है, लेकिन आजमी साहब आपके पास और अजय आलोक जी फौरन में ब्रेक के बाद आप दोनों के पास आऊंगी। राकेश जी माफ कीजिएगा, मुझे आपकी बात में बहुत नयापन नहीं दिख रहा है। अगर कुछ नयापन दिख रहा है आप लोगों की स्ट्रैटेजी में, तो वो सिर्फ और सिर्फ जोर जबरदस्ती को। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आजमी साहब, आप ऐसे मुद्दों पर खूब बेबाकी से बोलते हैं, लेकिन आपकी पार्टी बहुत हद तक आपके साथ जाती हुई दिखाई देती नहीं है, तो कई बार लगता है कि सिर्फ बोलने के लिए बोला जा रहा है आपकी तरफ से। आजमी साहब, नहीं ऐसी क्या बात है, बिल्कुल सही बोला जा रहा है। पार्टी को यही मानना होगा, मैं समझता हूँ। और मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल सही बोला जा रहा है। ये तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है, हिंदू और मुसलमानों के बीच में लाइन खींची जा रही है। ये होते कौन है? ये बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग। ये क्या ठेकेदार है क्या कि देश प्रेमी कौन है, देशद्रोही कौन है? कोई व्यक्ति बोलता है जय हिंद, कोई बोलता है कि मादरे वतन जिंदाबाद, कोई बोलता है हिंदुस्तान जिंदाबाद, कोई बोलता है भारत माता की जय। सबका अर्थ एक ही है। अरे भारत माता से क्या समझते हैं आप, बता दीजिए ना। तो बहुत सारे लोग जिद में जो बोलते हैं भारत माता की जय, इनके बोलने को भी नहीं बोलने लगते। होते कौन है ये? भारत माता की आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं। ये होते कौन है करने वाले, देश को तोड़ने वाले लोग? तांत्रिक विमर्श में आपको बताना चाहिए, हम होते कोई नहीं है। आप बोल रहे हैं, होते कौन है आप लोग? अगर मैं, मुझे एक सीधा रास्ता है, मुझे एक सीधा रास्ता जाना है, लेकिन अगर आप जैसे लोग आरएसएस के लोग बोले ये रास्ता अच्छा है, तो शायद रास्ता तब्दील कर दूंगा, क्योंकि आप लोग देश प्रेमी नहीं हैं, आप लोग देश को तोड़ना चाहते हैं। आप होते कौन है पूछने वाले? हमसे कहने वाले आप हैं और देश को तोड़ना हम चाहते हैं। अरे मैं आप कैसे हमसे पूछ सकते हैं? एक ब्रेक के लिए मजबूरन मुझे रुकना पड़ रहा है, लेकिन अजय आलोक जी, आज आपने बहुत ही दिलचस्प बात कही है बाबा रामदेव पर, वो भी सुनाएंगे दर्शकों को, सवाल भी आपसे करेंगे, और इसी के साथ भैया जी जोशी ने क्या कह दिया है जनगण मन पे, और साथ ही भगवा ध्वज पर, ये आपको सुनाएंगे ब्रेक के बाद। क्या बीजेपी के नेता हो, बीजेपी के मुख्यमंत्री हो, या फिर योग गुरु बाबा रामदेव हो, सीमा लांघ रहे हैं जब वो ये कहते हैं कि भारत माता की जय बोलो वरना देश से बाहर जाओ। रामदेव तो और भी 10 कदम आगे बढ़ के ये कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं बोला तो गर्दन काट दूं मैं, अगर कानून इस देश का थोड़ी देर के लिए हट जाए। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, लेकिन उससे पहले जरा आपको सुना देते हैं कैसे जानबूझकर भारत माता की जय के इर्द गिर्द एक विवाद पैदा किया जा रहा है। खड़ा हो जाता है, बोले मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, मुझे मेरी गर्दन काट लो। अरे इस देश में कानून है कि क्या हम तो लाखों की गर्दन काट सकते हैं? मैं नहीं लगाता नारा, क्या करते आप? मेरे गले पे छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है भारत माता की जय बोलना। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में सांगतो, या देशातल्या कोट्यवधी लोकांचे मत आहे की भारत माता की जय या देशात म्हणावंच लागेल, आणि जे लोक भारत मातेचा जय जयकार करत नाही त्यांना देशा प्राणाचा अधिकार देखील नाही। मला आनंद वाटतो या देशामध्ये भारत माता की जय हा कुठल्या धर्माचा नारा नाहीये। जन गण मन का भी सम्मान करना चाहिए, तिरंगे ध्वज का भी सम्मान ही करना चाहिए। पर जब हम राष्ट्र की बात करते हैं तो अलग प्रकार की बातों से विचार करना। इस प्रकार के वंदे मातरम को, भगवे ध्वज को राष्ट्र ध्वज मानना, यह आज के तिरंगे ध्वज का अपमान नहीं है। भगवे ध्वज को राष्ट्र ध्वज मानना, ये भैया जी की हम बात सुना रहे थे, और भैया जी जोशी की बात सिर्फ इसलिए सुना रहे थे क्योंकि इसके इर्द गिर्द पूरा विवाद, लेकिन उसमें उलझे बिना मैं चाहती हूं अब ये बहस जरा आगे बढ़े, इसीलिए मैं नए सिरे से, एक सेकंड सर, इसीलिए मैं नए सिरे से बहस में सवाल कर रही हूं। आप सबसे निवेदन है, छोटे सवाल छोटे जवाब हों ताकि हर कोई बोल पाए। मैं एक बार ईमानदारी से आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ संबित पात्रा जी, फिर किसी की मासूमियत का जिक्र मत कर दीजिएगा हल्ला बोल में, क्योंकि मासूमियत कोई दलील नहीं होती किसी की बात को छिपाने के लिए। क्या महबूबा मुफ्ती जो कि भारत माता की जय नहीं बोलेंगी,
उस पर भी देवेंद्र फडणवीस की यही राय है, उस पर भी बाबा रामदेव की यही राय है उन पर। अंजना जी, बड़ा अच्छा प्रश्न है, मैं जवाब दूंगा, मगर आशुतोष जी ने एक प्रश्न, इसके बाद फौरन आऊंगी आलोक साहब। आशुतोष जी ने एक प्रश्न पूछा था, उसका जवाब देना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि आरएसएस के ऊपर कंडीशन लगा था जब बैन हटाया गया 1949 में कि आप पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे। मैं आज एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट दिखा दूं, प्रोसीडिंग नंबर P2126, ये बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रोसीडिंग है, दिनांक 14 अक्टूबर 1949। मिस्टर लालू भाई माखन जी पटेल ने 5 सवाल पूछे। प्रश्न नंबर 3, वेदर द लिफ्टिंग ऑफ बैन इज कंडीशनल और अनकंडीशनल, इफ कंडीशनल व्हाट आर द कंडीशंस। ये क्यों सुना रहे हैं आप? दिनाकर राव देसाई, मोरारजी देसाई ने आंसर दिया, जो होम मिनिस्टर थे, इट इज अनकंडीशनल, सो नो क्वेश्चन अराइजेस ऑफ व्हाट कंडीशंस हैव बीन पुट। ये अनकंडीशनल था, इसलिए टेक्निकली स्टैंड करेक्टेड। जो लोग सुन रहे हैं वो आज जान जाएं कि किसी प्रकार का कंडीशन संघ पे कभी नहीं लगाया गया। अब आपका प्रश्न देखिए, जहां तक पीडीपी फिर उलझ जाएगी ना, उलझ जाएगी बहस। अतीत में उत्तर दे रहा हूं, अतीत में बहस उलझ जाएगी। ये बहस होनी चाहिए, आपने उत्तर देना चाहिए। नहीं बिल्कुल अंजना, ये बहस होनी चाहिए, क्योंकि आरएसएस के लोगों की झूठ बोलने में महारत हासिल है। आशुतोष जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, जनगणमन का सवाल किया था, उसके बाद आप जरूर बोलिए। मैं जनगणमन का सवाल था ना, मैं उसको ही जवाब दूंगा। मैं पूरा कर लूं, ठीक है। इसके बाद आपने जो सवाल पूछा था मैंने जवाब दिया कि नहीं? आशुतोष जी, आपने सवाल पूछा था। संबित जी प्लीज मेरे सवाल का जवाब दीजिए। संबित जी प्लीज, मैं जवाब दूंगा ना आपको। मैं आप ही के सवाल का जवाब दे रहा था, अगर आशुतोष जी सुन ले तो मैं आपके सवाल का जवाब दे दूंगा। नंबर 1, जहां तक पीडीपी का सवाल है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो, संघ हो, हमारे कार्यकर्ता हो, किसी ने नहीं कहा कि जबरन बोलना पड़ेगा, बिल्कुल जबरन नहीं बोलना पड़ेगा। इससे ज्यादा क्या धमकाएंगे आप? मोहन भागवत जी ने, अब इससे ज्यादा क्या धमकाएंगे आप? प्लीज मैडम, फडणवीस साहब खुल के कह रहे हैं सर, खुल के कह रहे हैं कि जो इस देश में नहीं बोलेगा उसको इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। साथ एक बात कहता हूं, अधिकार नहीं है कह रहे हैं। मैं दुख के साथ एक बात कहना चाहूंगा। आप जानते हैं, सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बंगाल में, केरल में गर्दन काट काट के मार दिया जाता है। एक दिन डिबेट नहीं होता है, एक दिन डिबेट नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को गर्दन काट काट के मार दिया जाता है। क्या किया आपके लोगों ने? और यहाँ पर आप एक रेटोरिक पे हम डिबेट ऐसे कर रहे हैं मानो वो। संबित जी, बहुत अफसोसनाक है कि ये जवाब है मेरे सवाल का आपके पास। सर, मैं अब आपके पास नहीं रुक सकती, क्योंकि मुझे नहीं, अब बहुत अफसोसनाक है कि मेरे सवाल का ये जवाब चुनते हैं आप। आपके जवाबों का चयन, एक सेकंड सर, नहीं सर, पूछा, मैं पीडीपी पे बोलने को तैयार हूं। आपने हर चीज बोला, 2 मिनट मेरे चैनल का लिया, उसके बाद अब आप मुझे बता रहे हैं कि हमें खबरों का चयन क्या करना चाहिए, ये हमें देश में करने दीजिए। एक सेकंड, आप कह रहे हैं, देश का चैनल है मैडम, ये देश का चैनल है, ये देश का चैनल है, देश चला रहे हैं सर, आप देश चला रहे हैं, सवालों से लोगों को गुमराह करते हैं। फडणवीस पे सवाल पूछूं तो आप कहते हैं मासूम है, आपसे मैं महबूबा पर सवाल पूछूं तो आप मीडिया के खबरों में, एक सेकंड सर, मीडिया के खबरों के चयन पर आप मत बहस कीजिए हमसे, क्योंकि पूरी बहस डिरेल हो जाएगी। आज सवाल आप पर है, इसीलिए आप भटका रहे हैं पूरी बहस को। मैं अजय आलोक जी आपको इस बहस में शामिल करना चाहती हूँ। अजय आलोक जी, बहुत सीधा सा सवाल है कि आप लोग भी जहां पर हिट कर रहे हैं बाबा रामदेव को, बहुत अच्छा तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन आप कहते हैं कि रामलीला मैदान में आपने उनका साहस देख लिया था। तो गलत क्या कहा मैंने क्या देखा था? पूरे देश ने देखा था। कहां गया था उस वक्त साहस? आज कहते हैं कि कानून से हाथ बंधे हुए, नहीं तो लाखों के सर उतार देते, और उतारिए। यही देश में अब डिस्कोर्स बच गया है। और मैं एक बात बता दूं बड़े साफ गोई से, चाहे बाबा रामदेव हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक बोलेगा दूसरा शुरू हो जाएगा, एक शांत होगा दूसरा शांत हो जाएगा। इसे दोनों कभी शांत नहीं रह सकते हैं। इसलिए कल भी मैंने बोला था, आज फिर बोल रहा हूं, ऐसे सारे तत्वों को बांध के कहीं और छोड़ देना चाहिए, ताकि इनको डिक्टेटरशिप की अच्छी ट्रेनिंग मिल सके। ये लोग बिल्कुल आउट ऑफ वे है, डिरेल्ड हो चुके हैं। इनको ध्यान देना ही अब छोड़ देना चाहिए। आप साहबुद्दीन के दूसरे पहलू है या नहीं है? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। रहने नहीं देंगे। आज ही साहबुद्दीन आपके पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव में आ गए हैं साहब। करेंगे। अरे देव बोलिए ना, मुख्यमंत्री को बर्खास्त करो। आलोक जी प्लीज, आरएसएस बोलती है सऊदी अरेबिया सबसे बड़ा फंडर है। प्रधानमंत्री जाते हैं सऊदी अरेबिया में, ओवैसी की भाषा के अरे अपने आइडियोलॉजी पे रहिए ना, कहीं डाल देना चाहिए। आप अपने आइडियोलॉजी पे क्यों नहीं रहते हैं? आप निंदा कीजिए, आप कोई आइडियोलॉजी पे रहते नहीं है। ये लोकतांत्रिक विमर्श नहीं है आप किसी को, ये लोकतांत्रिक विमर्श नहीं है, ये तो जिन्नाबादी विमर्श है। किसी को पकड़ो, बांध के डाल दो, बांध के डाल देंगे। बाबा रामदेव का इतिहास आप जानते हैं, बाबा रामदेव का कॉन्ट्रीब्यूशन जानते हैं।
उन्होंने मुस्लिम जिस में बात- हिट एंड आपने ट्रायल। मिसोजिनिस्टिक पार्टी कमेंट के है। लोग आजकल जिस हिट एंड भाषा का ट्रायल प्रयोग चल रहा है, करते हैं, हिंदुइज्म का बिहार हिट एंड का ट्रायल मालूम है? फेल हो गया तो अब नेशनलिज्म का हिट एंड ट्रायल आपने करो। पूर्व मुख्यमंत्री के लिए क्या पॉलिटिकल भाषा का सफलता मांझी मिल के जाए, हिट प्रति एंड क्या ट्रायल भाषा का करते रहो, प्रयोग यही किया तो आपको मालूम है? थियोरी हो गई। आप दलित अरे किस मुख्यमंत्री भाषा के का प्रयोग प्रति किया? क्या कौन भाषा सी का भाषा प्रयोग का किया तो गलत मालूम प्रयोग किया है? मैंने? एक सेकंड, मुझे भाषा आपने की जिस मर्यादा तरह मत से मांझी का बनाइए। बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ एक आपको। दलित मुख्यमंत्री को हटाकर जिस भाषा कौन का से प्रयोग दलित किया, मुख्यमंत्री ये की बात कर रहे हैं? कौन लोकतांत्रिक मांझी? व्यवस्था क्या बात कर रहे कौन हैं? मांझी? नाम और बताइए ना पूरा। बीजेपी आप मांझी जी तक नहीं बोल सकते, मुझे भाषा की एक एक करके प्लीज। और ऐसी बात यदि करते आप अरे मांझी जी बोलिए, मांझी जी। आपको कब मालूम हुआ ये बात? मांझी जी बोलिए पहले, राकेश आपको जी ये मांझी कब जी मालूम हुआ बोलिए। कि आरएसएस एक सांप्रदायिक संस्कार संस्था सीखिए है? आपसे बहुत बड़े 17 उम्र में। साल तक जनता दल यू हाँ, आरएसएस के खाने दिया नहीं, आरएसएस अभी मांझी संस्कार जी सीखिए, बोलिए। संस्कार पीछे भूल चलती गए आप रही। लोग। और अडवाणी आज जी, आप जोशी सवाल जी, कर रहे हैं। अडवाणी जी को किनारे लगा के संस्कार ही भूल गई आरएसएस। हाँ, अपनी आइडियोलॉजी आप भूल आ गई। जाइए ना, दलित आप आ जाइए, कंफ्यूज कर उनके दिया, साथ आ देश को जाइए, आने का कौन तो रोक भगा रहा है? दिया। अरे कौन आरएसएस रोक रहा है? अपनी आइडियोलॉजी पे है कि किसकी मैं आइडियोलॉजी एक पे? अंजना जी एक छोटी सी राकेश बात जी, करना चाहता हूँ। राकेश भारत जी, माता की जय, तिरंगे की भारत जगह माता भगवा की ध्वज जय। की बात बोलकर तो- भैया जी तो जोशी खा- क्या कहना चाह रहे हैं? अरे भगवान अपनी आइडियोलॉजी बता रहे हैं, कभी-कभी आइडियोलॉजी याद आ जाती है, क्या एक दिक्कत 7 सदस्यीय कमेटी बनाई थी जिसमें हार्डिकर थे, केलकर थे, जवाहरलाल नेहरू थे, पट्टाभी सीतारमैया थे, सरदार अरे पटेल थे, इतिहास छोड़िए, मौलाना उसके बाद आजाद थे। तिरंगा झंडा उस बना था 700 भगवान नहीं, ये भी कमेटी ने सबको पता है। unanimous- अरे आप इतिहास छोड़िएगा, मैं इतिहास बोध को नहीं छोड़ सकता हूँ। आप इतिहास कौन से इतिहास बोध को आपने याद रखा है? आपका इतिहास तो यही कहता है ना कि भगवा झंडा होना चाहिए, तो बोलिए उससे। भैया जोशी जी, उसमें क्या गलत था? बिल्कुल सही कहा। मैं तो आपका समर्थन कर रहा हूँ। थोड़ा लोकतांत्रिक हो जाइए, थोड़ा लोकतांत्रिक हो जाइए। अरे पूरे देखिए, लोकतांत्रिक है, 700 intolerance सदस्यों ने आप लोगों को भर unanimous गया है। decision लिया था हम कि क्या भगवा ध्वज राष्ट्र ध्वज होगा। राष्ट्र ध्वज का अपमान सम्मान का सवाल नहीं है, भगवा ध्वज का सम्मान करना राष्ट्र ध्वज का अपमान नहीं है। भगवा ध्वज राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक है और तिरंगा झंडा हमारी आन मान शान और संप्रभुता का प्रतीक है। संप्रभुता के प्रतीक को तो हम कभी झुकने नहीं देते। और आपको बता दूं, तिरंगे में ही लिपटकर भारतीय सेना का शरीर जाता है। एक शहीद का शरीर तिरंगे में लिपटता है। मैं जरा जवाब दूं। तो आज तक तिरंगा लटकाया क्यों नहीं आरएसएस हेडक्वार्टर्स में? उसके बाद भी आप लोग अपने ऑफिस में 26 जनवरी 15 अगस्त को तिरंगा फहराते नहीं हो। में नहीं पैदा लिया है आलोक जी। आपके लिए इस देश का जन्म 47 में हुआ होगा, 57 अरे में हुआ होगा। 62 वर्षों हमारे लिए तक अपने देश 10,000 हेडक्वार्टर पे पुराना है, तिरंगा 10,000 लटका देते हैं ना, साल झंड पुराना फहराते। है। इज्जत आजमी जी देते आपकी तिरंगे बात को, में कुछ आप बोल रहे तिरंगे हैं, पे एक आधार ही है, मैंने सेकंड, बोला एक ना। सेकंड, आप दोनों से मेरा निवेदन है। आजमी हिंदुइज्म साहब का आप नुस्खा कुछ तो बात नहीं पर चला, बोलना चाह रहे हैं। आजमी अब जी, राष्ट्रवाद का नुस्खा चला रहे हैं आप अबू लोग आजमी उत्तर जी। प्रदेश के चुनाव को लेके, अबू वो भी आजमी नहीं जी। अरे चलेगा। थोड़ा सा राधा कृष्णन को पढ़ लीजिए, बिपिन चंद्र पाल को पढ़ लीजिए, तिलक को पढ़ लीजिए। अरे चिंता क्यों करें, मैंने पढ़ाई कर ली, अपनी नीतीश जी जितनी का पढ़ाई करनी है, प्रवचन आपके सुनकर कहने आगे पर तो नहीं नहीं ना चलेगा। पढ़ूंगा मैं। अरे ये तो हिस्ट्री पढ़ाने चले आते हैं, जब आते हैं तो हिस्ट्री लिख सकते चुप कराइए ना इनको आप मैडम। वोट की राजनीति अंजना जी, चुप करेंगे तो कराइए इनको। राष्ट्र निर्माण अरे नहीं आप होगा। हम एक वोट की सेकंड राजनीति नहीं मैं करते पढ़ाई हैं। कर हम चुका हूं। राष्ट्र के लिए सच बोलते हैं, असत्य कौन से बोलते हैं। आप कर रहे हो, आप भी कर रहे हो। की डेफिनेशन बताइए ना, जो आरएसएस की किताबों में वो राष्ट्र की भारत, बता रहा हूँ, दोनों में अंतर बता दीजिए सुन यहाँ। लीजिए। एक सेकंड, एक सेकंड, 10,000 एक साल सेकंड। पुरानी सर- संस्कृति पर जिसे गर्व है वह राष्ट्र है। क्या 10,000 जो- पुराना जो- वाला जो भारत चाहिए संविधान के आपको? अधिकारों के आधार पर भारत को भोग 10,000 मानता पुराना है, वाला भारत वह चाहिए, देश को न्यूक्लियर वॉर करवाना समाप्त चाहते हैं करना क्या यहाँ चाहता पे? है। एक सेकंड, एक सेकंड। ये आदमी राकेश साहब जी, है। आज का भारत राकेश चाहिए, जी, 10,000 वर्षों पुराना राकेश वाला भारत जी, यहाँ के चाहिए। रिसोर्सेज को राकेश जी, चाहते हैं। एक अरे सेकंड आप लोग बिल्कुल आप लोग ये ठीक बात नहीं है, ये करते बहुत हैं, गलत है। यहाँ आप पे। दोनों से मेरा निवेदन बनाए है, रखना चाहते हैं। ये एक सेकंड आपकी पर्सनल, प्लीज सर आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा बात सुन लीजिए। सवाल ये है राकेश जी कि चूंकि आप बाबा रामदेव के बचाव में आ ही गए हैं, तो क्या आप उनके इस बयान को भी डिफेंड करते हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि गला काट दूं अगर कानून हट जाए तो? देखिए, मोहन भागवत जी ने जो कहा कि इस पर लोकतांत्रिक विमर्श होना चाहिए, कोई भी विमर्श राष्ट्रवाद पर विमर्श संविधान अरे और आप लोकतंत्र की डायरेक्ट जवाब भाषा दीजिए, में सीधा जवाब लोकतंत्र की दीजिए, आप सीमाओं में बात होना मत चाहिए। कीजिए। जो लोग इस सीमा से बाहर जाते हैं जवाब देना उनका हम चाहिए। समर्थन नहीं करेंगे, जो भी हो, लोकतंत्र के और संविधान तो की सीमा कहिए, से चाहे अरविंद सर, केजरीवाल एक जाए सेकंड, या एक कोई सेकंड। और जाए, हम उसका समर्थन नहीं कर सकते। तो फिर राकेश जी, जैसा अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ आप बोलते हैं, उसी गंभीरता से आज बाबा रामदेव के इस बयान की निंदा कीजिए आज तक पर, और कहिए कि इस देश में कानून को हटाकर देखिए, लोगों के गले हाँ, काटने मैं की आपसे- बात करने वाला मैंने बहुत बाबा सवाल पूछा है। को कोई इजाजत ब्रांड नहीं मिल एम्बेसडर सकती। बनाया वो हरियाणा का, आप कहती है निंदा करिए। बाबा राकेश जी। रामदेव ने एक बात जान ली अंजना जी, आप खारिज मत कीजिएगा, 80 के दशक के बाद जो लोग आपने इसरत जहां को बनाया हुआ है बिहार का कुलीन ब्रांड एम्बेसडर, वो ये तो है। आप चिंता मत कीजिए, महारानी का मुकदमा होने वाला है, बाबा तो रामदेव के पत्र दौड़िएगा आप भी। करते निंदा नहीं करते आप।
आशुतोष संवित आप बताइए, आपने इस शाहजहां को बिहार का ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है कि नहीं? राकेश जी, जो लोग इस शाहजहां को बिहार का ब्रांड एम्बेसडर बनाए हुए हैं वो हम लोग के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। हमने ब्रांड एम्बेसडर बनाया, इसका जवाब दे रहा हूं, किसको बनाया, देश जानता है। एक सेकंड ये जवाब मैं बोलना चाहता हूँ। नहीं, देखिए, मैं इतना ही कह रहा हूं, नहीं, इतना ही कह रहा हूं। आप एक स्वर में दोनों की निंदा कीजिए। एक स्वर में दोनों की निंदा करते हैं, एक स्वर में दोनों की निंदा करते हैं। बाबा रामदेव देश तोड़ने वालों के पर बोल रहे हैं, दोनों में अंतर है। लेकिन बाबा रामदेव के उस भाषा का हम समर्थन नहीं करते। आपके मापदंड थोड़े हैं। आशुतोष जी, सर प्लीज, वक्त की बहुत कमी है, आप सबसे निवेदन करती हूँ प्लीज। सवाल करने वाला कोई देश में नहीं है जो उनके राष्ट्रवाद पर सवाल करे। एक सेकंड, आप ही सब तय कर दीजिए इस देश में। कानून, कोर्ट, वकालत, थाने सब बंद करा देते हैं। राकेश जी, आप सब तय कर दीजिए। भारत माता की जय में आपको भी क्यों आपत्ति हो रही है? मैं तो आपसे ही पूछता हूँ, आपको भी क्यों आपत्ति है? राकेश जी संयम रखिए। संयम खोने के बाद अक्सर विवेक पर सबसे पहली चोट पहुंचती है। एक सेकंड सर, आशुतोष जी, विपक्ष में रहते हैं, संयमित रहते हैं। वक्त की कमी। आशुतोष जल्दी से प्लीज, क्योंकि उसके बाद मुझे 2 और लोगों से कमेंट लेने हैं। जल्दी से। मैं सिर्फ 30 सेकंड लूंगा और चाहूंगा कि राकेश जी मेरे सवाल का जवाब दें, क्योंकि वो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को लेकर बहुत इमोशनल है। क्या ये सच्चाई नहीं है कि 14 अगस्त 1947 को ऑर्गेनाइजर ने, जो आरएसएस का मुखपत्र उसने लिखा था, द पीपल हु हैव कम टू पावर बाय द किक ऑफ द फेट मे गिव इन योर हैंड्स द ट्राइकलर बट इट विल नेवर बी रेस्पेक्टेड एंड ओन्ड बाय हिंदूज। The word they उसका कॉन्टेक्स्ट देख लीजिए। आप कॉन्टेक्स्ट क्यों कोट करते हैं? एक मिनट, 15 अगस्त से पहले संविधान लागू करने के बाद राकेश जी आप गलत कोट कर रहे हैं। आरएसएस को गलत रिप्रेजेंट नहीं। वक्त की बहुत ज्यादा कमी है, मैं यहीं पर इस बहस का अंत करना पड़ रहा है। लेकिन एक लाइन में मैं चाहती हूं अबू आजमी जी, आप अपनी बात 1-2 लाइन में, और आप अपनी बात संजय निरुपम जी 1-2 लाइन में कहें, क्योंकि मैं आ नहीं पाई आपके पास। जल्दी से सर, आजमी साहब जल्दी से। देखिए, ऐसा है कि ऐसी बहस लाने वालों के खिलाफ देश को खड़े होना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को 100 मोटो केस लेना चाहिए, और चाहे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस जी हों, चाहे जो है बाबा रामदेव, इनके ऊपर केस फाइल होना चाहिए। ये लोग देश में लोगों को धमकाने का काम कर रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम कर रहे हैं। मेरी ये मांग है कि जो लोग भी इस तरह के मुद्दे लाते हैं उनके ऊपर बैन लगाया जाए। अंजना जी, अरे अबू आजमी साहब, अंजना जी, अंजना जी, क्या बोलते हैं कि भारत माता डायन है और आप हम लोग को प्रवचन दे रहे हैं। एक मिनट संबित रुक जाओ, भारत माता डायन है, वो ठीक है, रुक जाइए जरा सा। हमें यहीं पर अब इस बहस का अंत करना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर जब हम बहस में इस तरह से उलझ जाते हैं, लड़ाई तक बात पहुंच जाती है, तब शायद बहुत सार्थक बहस नहीं हो पाती है। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले जरूर कह दूं राकेश सिन्हा जी, आपने कहा देश के सच के लिए सिर्फ हम बोलते हैं, लेकिन देश का सच ये नहीं हो सकता कि एक नारे के लिए जबरन लोगों को कहा जाए कि या तो आप कहिए या देश से बाहर जाइए, और बाबा रामदेव कह दें कि कानून हटा दो तो हम गर्दन काट दें। आप देखते रहिए आज तक। बड़ी खबर इस वक्त योग गुरु बाबा रामदेव की तरफ से आ रही है। बाबा रामदेव ने एक हैरान कर देने वाला बयान दिया है। बाबा रामदेव ने एक भीड़ को वो संबोधित, फुटवर्क करेक्ट, this is Kohli very big. Maintain this, huh? Hi, this is Kohli very